नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से भाजपा को लगा तगड़ा झटका। बसपा के 6 विधायकों का कांग्रेस में हो गया विलय, जिसके बाद बड़ा झटका लग गया है भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से। और दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार निशाने पर आ चुकी है और राम राज्य की बात करने से कुछ नहीं होगा, ये तमाम उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल कह रहे हैं। और इस वक्त कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार विपक्ष के निशाने पर चढ़ गई है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जेईई यानी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा को लेकर इसको स्थगित करवाने की मांग को लेकर 4000 छात्रों ने भूख हड़ताल कर दी है। और इसके बाद अब किसान और मजदूर के बाद छात्र भी सरकार से सीधे टक्कर ले रहे हैं। तो हर एक खबर की गहराई में दोस्तों आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोरोना काल में बच्चों के परीक्षा स्थगित कर दिए जाने चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आप उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था से खुश हैं या खुश नहीं हैं। हाँ या ना में आप हमें अपनी राय बताइए। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बसपा के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय, सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को लगा झटका। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस विधायक के रूप में काम करने की अनुमति देने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक के लिए भाजपा विधायक की याचिका का सोमवार को निस्तारण कर दिया। शीर्ष अदालत ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर भाजपा विधायक की याचिका को अब निरर्थक बताते हुए इसका निस्तारण किया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सूचित किया कि उच्च न्यायालय ने आज सवेरे भाजपा विधायक मदन दिलावर की याचिका पर आदेश पारित कर दिया है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा है कि बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ याचिका पर उसके गुण दोष के आधार पर फैसला किया जाए। सिब्बल ने कहा कि उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष से 3 महीने के अंदर मामले पर फैसला करने को कहा। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के मद्देनजर यह याचिका अब निरर्थक हो गई है। न्यायालय ने 17 अगस्त को इस मामले की सुनवाई 24 अगस्त के लिए स्थगित कर दी थी, क्योंकि उच्च न्यायालय सारे मामले पर विचार कर रहा था। न्यायालय को सूचित किया गया था कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले की सुनवाई कर रहा राजस्थान उच्च न्यायालय बुधवार तक बंद है। बताया जा रहा था कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने की वजह से अदालत का कामकाज 19 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। करते हैं अगली खबर की तरफ। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार, राम राज्य की बातें करने से कुछ नहीं होगा। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर योगी सरकार की आलोचना की और सवाल किया कि क्या यही राम राज्य है। बीएसपी का योगी सरकार पर हमला। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि अपराध में लिप्त लोगों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने लिखा, यूपी के सीतापुर में नाबालिग दलित के साथ गैंगरेप, चित्रकूट में बंधुआ मजदूरी न करने पर युवक की हत्या व उसके बेटे का हाथ तोड़ना व गोरखपुर में डबल मर्डर आदि जघन्य घटनाओं की बाढ़ आई हुई है। क्या यही है सरकार का राम राज्य? दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, बीएसपी की यह मांग है। इससे पहले मायावती ने शनिवार को ट्वीट कर कहा था, बीजेपी द्वारा केवल राम राज्य की बात करने से यूपी की गरीब जनता का विकास व उत्थान होने वाला नहीं है और न ही उन्हें जुल्म ज्यादती से निजात ही मिलने वाला है, बल्कि श्री राम के उच्च आदर्शों पर चलकर सरकार चलाने से यही है सब संभव हो सकता है, जिस पर यह सरकार चलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार में अगर गोरखपुर में हत्या, बलात्कार व अपहरण का यही हाल रहा तो शीघ्र ही मान्यवर को गोरखपुर का नाम बदलकर गुनाहपुर करना पड़ेगा। जिनसे अपना शहर नहीं संभल रहा वो प्रदेश क्या संभालेंगे? कोई उन्हें ज्ञान दें कि अपराध के रहते विकास नहीं हो सकता। इससे पहले उत्तर प्रदेश में अपराधों को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा था कि कानून व्यवस्था के लिए विपक्ष कहीं ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने विधानसभा में आंकड़े पेश करते हुए वह भी कहा कि राज्य में हालात पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। मुख्यमंत्री ने 2016 से लेकर अब तक के तुलनात्मक आंकड़े पेश करते हुए कहा था कि राज्य में अपराध का ग्राफ गिरा है। उन्होंने कहा था कि विपक्ष कानून व्यवस्था की बात करता है, लेकिन विपक्ष कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेईई नीट परीक्षा को स्थगित करवाने की मांग को लेकर 4000 छात्रों ने की भूख हड़ताल। जी हां दोस्तों, जेईई और
नीट और अन्य परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर देश भर में विरोध बढ़ता ही जा रहा है। अब देश भर के 4000 से अधिक छात्रों ने इन परीक्षाओं को स्थगित करवाने की मांग को लेकर एक दिन की भूख हड़ताल आरंभ की है। देश भर के छात्रों ने मांग की है कि बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा रद्द की जाए और अन्य प्रवेश परीक्षा जैसे यूजीसी नेट, सीएलएटी, नीट और जेईई को स्थगित किया जाए। दरअसल कोविड-19 महामारी के बीच मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई और नीट की परीक्षाओं को स्थगित करने की संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है, जिसके बाद अब परीक्षा रद्द करने और स्थगित करने की मांग को लेकर 4200 से अधिक छात्रों ने एक दिन की भूख हड़ताल में भाग लिया। अपनी इस हड़ताल के लिए छात्र ट्विटर का भी सहारा ले रहे हैं। #सत्याग्रह अगेंस्ट एग्जाम इन कोविड का उपयोग करते हुए छात्र ट्विटर पर सरकार से अपनी मांगों पर ध्यान देने का आग्रह कर रहे हैं। इस भूख हड़ताल में भाग लेने वाले मनोज ने कहा कि मैं बेंगलुरु से हूं और मेरी नीट परीक्षा का केंद्र भुवनेश्वर में है। मुझे अपनी परीक्षा देने के लिए 5 घंटे की यात्रा करनी होगी। कोई होटल या गेस्ट हाउस नहीं है जो खुले हैं। हम कहाँ रहेंगे? वहीं सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने वाले सिद्ध दत्त ने कहा, मैं एक अस्थमा रोगी हूं। मुझे डर है कि अगर मैं कोविड-19 के चपेट में आ गया तो मधुरिमा ने कहा कि उन्हें 4 अलग-अलग प्रवेश परीक्षाएं देनी हैं। मेरा अनुरोध है कि अधिकारी हमारी अपील को सुने। कृपया पहले एक वैक्सीन का निर्माण करें ताकि हम परीक्षा दे सकें। उन्होंने कहा कि मुझे जेईई IISER DUT की प्रवेश परीक्षा भी देना है। बिहार के भागलपुर के MD दानिश खान ने कहा कि उन्हें प्रवेश परीक्षा के लिए पटना सेंटर मिला है। ये शहर कोविड-19 हॉटस्पॉट है। मैं परीक्षा में शामिल होकर मैं अपने रिश्तेदारों के जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहता। मैं एक संयुक्त परिवार में भी रहता हूं और अगर मैं वहां से संक्रमण का शिकार होता हूं तो यह संक्रमण मेरे द्वारा परिवार में भी फैल सकता है। कर्नाटक के एक जेईई उम्मीदवार मनोज एस ने कहा, हमें सुबह 7 बजे जेईई परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करना होगा। मेरा केंद्र लगभग 150 किलोमीटर दूर है और वर्तमान में कोई ट्रेन या बस सेवा उपलब्ध नहीं है। मेरे कई दोस्तों ने कहा है कि उनके केंद्र 200 से 250 किलोमीटर दूर हैं। हमें यात्रा कैसे करनी चाहिए? हम 7 से 8 घंटे तक मास्क पहनकर परीक्षा कैसे लिखेंगे? उन्होंने सरकार से सामान्य स्थिति बहाल होने तक परीक्षा स्थगित करने का आग्रह किया। ओडिशा के रहने वाले अनीशा ने कहा कि सभी होटल और गेस्ट हाउस बंद हैं, जहां उन्हें परीक्षा के लिए यात्रा करनी होगी। बता दें, रविवार को राहुल गांधी सहित कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने सरकार से अनुरोध किया है कि छात्रों और माता पिता द्वारा कोरोना वायरस महामारी के कारण उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय चिकित्सा और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए। एक दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि वह कोविड-19 स्थिति को देखते हुए जेईई और नीट की मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा रद्द करें। उन्होंने यह भी कहा कि एक वैकल्पिक प्रवेश पद्धति का उपयोग इस वर्ष किया जाना चाहिए और परीक्षा आयोजित नहीं की जानी चाहिए। शुक्रवार को शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा था कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा सितंबर में निर्धारित की जाएगी। मालूम हो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड-19 के मरीजों की संख्या का आंकड़ा 30 लाख को पार कर चुका है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच इन परीक्षाओं का आयोजन करवाना सुरक्षित नहीं होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके यह जानकारी दी। मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया, मैंने आज कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया था। मेरी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले 1 सप्ताह में जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वे अपना टेस्ट करवा लें। मेरे संपर्क में आने वाले करीबी लोग क्वारंटाइन में चले जाएं। वहीं हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और भाजपा के 2 विधायकों की जांच में सोमवार को कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि विधानसभा के 6 कर्मचारियों में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना से संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत यूपी के कई मंत्री कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बड़े नेता का बयान, कांग्रेस जोरदार तरीके से सत्ता में वापसी करेगी। जी हां दोस्तों, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। कर सत्ता पर काबिज होने के इरादे से कांग्रेस ने AIUDF के साथ हाथ मिला लिया है। इस गठबंधन पर मुहर भी लग चुकी है। उधर इस गठबंधन को लेकर कांग्रेस में ही बगावती सुर सुनाई देने लगा है। मरियानी के विधायक रूपज्योति कुर्मी ने इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस गठजोड़ पर नाराजगी जाहिर की। श्री कुर्मी इस गठबंधन से खुश नहीं हैं। उस समय हम जनता के बीच गए और जनता के दिल खोलकर हमें वोट दिया। पूरे बहुमत के साथ
बाद कांग्रेस की सरकार बनी। श्री कुर्मी ने कहा कि इस चुनाव के वक्त कांग्रेस के विधायकों की संख्या काफी कम थी, बावजूद इसके कांग्रेस ने जोरदार तरीके से सत्ता में वापसी की। श्री कुर्मी ने कहा कि कांग्रेस 136 साल पुरानी पार्टी है, जनता का हम पर भरोसा है। विधायक ने कहा कि भाजपा ने राज्य के लोगों से कई तरह के वादे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता मिलते ही इसे भुला दिया गया। इन बातों को मुद्दा बनाकर अगर कांग्रेस जनता के बीच जाती है तो जनता हमें फिर से सत्ता का बागडोर सौंपेगी। कोई शक तथा दुविधा नहीं है, हम अकेले दम पर चुनाव जीत सकते हैं। मरियानी के विधायक ने कांग्रेस AIUDF मित्रता को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी जताते हुए साफ कहा कि हम में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की क्षमता है और हम बहुमत के साथ जीत हासिल कर सत्ता पर काबिज होंगे। श्री कुर्मी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को खुद पर भरोसा रखना चाहिए था, क्योंकि यह 136 साल पुरानी पार्टी है। श्री कुर्मी ने अपनी पार्टी के नेताओं को वर्ष 2001 के पहले वाली स्थिति को याद करने का अनुरोध किया। श्री कुर्मी ने कहा कि चुनाव के पूर्व भाजपा और अगप द्वारा किए गए चुनावी वादों की हवा निकालते हुए वे जनता के बीच गए, चुनाव भी जीत गए। इस बार भी इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने की बात उन्होंने कही। कांग्रेस में इतना दम है कि वह अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती है। मैं AIUDF के साथ गठबंधन का शुरू से विरोध करता आया हूं, आगे भी इसका विरोध करता रहूंगा। गौरतलब है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद रूप ज्योति कुर्मी मरियानी से लगातार 3 बार चुन जीतकर हैट्रिक लगा चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, LJP ने NDA में 42 सीटों पर ठोका दावा, BJP JDU ने कही ये बात। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही सीटों की दावेदारी भी शुरू हो गई है। NDA में बगावती रुख रखने वाली लोजपा ने सबसे पहले विधानसभा सीटों को लेकर दावेदारी ठोक दी है। लोजपा ने ओपन प्लेटफॉर्म पर 42 सीटों की मांग NDA के दलों के सामने रख दी है, जबकि इस दावेदारी से NDA के भीतर गहमा गहमी बढ़ गई है। इस मुद्दे पर भाजपा और JDU ने भी अपनी बात रखी है। लोजपा ने ठोक दी 42 सीटों पर दावेदारी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकने लगी हैं। NDA में सबसे पहले लोजपा ने सीटों को लेकर अपनी दावेदारी पेश करते हुए 42 सीटों पर दावा ठोक दिया है। लोजपा के प्रवक्ता संजय सिंह ने दावेदारी ठोकते हुए कहा है कि हमारी सीट में कमी का सवाल कहां है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें पहले ही आश्वस्त कर दिया है कि जितनी सीटों पर हमने 2015 में चुनाव लड़ा था उतने पर ही लड़ेंगे। संजय सिंह ने गठबंधन में सीटों के गणित को समझाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में लोजपा और भाजपा का स्ट्राइक रेट 100% रहा था, लेकिन JDU 1 सीट हारी थी। इस आधार पर लोजपा को 42, भाजपा को 105 और JDU को 96 सीटें मिलनी चाहिए। लोजपा के दावे से भाजपा और JDU असहज। लोजपा की 42 सीटों की दावेदारी पर भाजपा और JDU असहज हो गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यशवंत सिन्हा बोले, बिहार शिक्षा, रोजगार समेत सभी मापदंड में पिछड़ा रहा। नीतीश कुमार बाबू किसके सर फोड़ोगे ठिकरा। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने रविवार को ट्वीट कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार हर मापदंड में अंतिम स्थान पर स्थित है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, रोजगार हो या उद्योग, सभी क्षेत्रों में बिहार अंतिम स्थान पर स्थित है। वहीं यशवंत सिन्हा ने कहा कि बिहार की राजधानी पटना ने तो स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के शहरों में स्वच्छता के मामले में नीचे से पहला स्थान हासिल किया है। बिहार में व्याप्त इन सभी मुद्दों को लेकर यशवंत सिन्हा ने बिहार के CM नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। यशवंत सिन्हा ने कहा, अब सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार बाबू बिहार में व्याप्त इन सभी कमियों की जिम्मेदारी किसके सिर मोड़ेंगे। उन्होंने सवाल पूछते हुए ये कहा कि क्या नीतीश कुमार बाबू इन सबका ठीकरा पिछली सरकार पर डालेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर ब्रिटिश हुकूमत के सिर पर फोड़ेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का तंज, बोले 1 नौकरी 1000 बेरोजगार, क्या कर दिया देश का हाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को एक बार फिर कोरोना वायरस के संकट बीच बढ़ती बेरोजगारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर कहा कि देश का क्या हाल कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा कि 1 नौकरी 1000 बेरोजगार, क्या कर दिया देश का हाल। राहुल गांधी ने यह बात बढ़ती बेरोजगारी पर एक न्यूज आर्टिकल शेयर करते हुए कही है। इस आर्टिकल के अनुसार सरकारी जॉब पोर्टल पर एक हफ्ते में 7 लाख लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार को चीन के साथ सीमा विवाद और कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और बेरोजगारी को लेकर लगातार घेर रहे हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को छात्रों की आवाज को बुलंद किया था और सरकार से अपील की थी कि वह छात्रों की बात को सुने। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके लिखा था कि आज हमारे लाखों छात्र सरकार से कुछ कह रहे हैं। नीट जेईई परीक्षा के बारे में उनकी बात सुनी जानी चाहिए और केंद्र सरकार को एक सार्थक हल निकालना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीएसपी विधायकों का कांग्रेस में विलय, बीजेपी और मायावती को झटका, राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी विधायक मदन दिलावर और बहुजन समाज पार्टी की ओर से दायर 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राजस्थान उच्च न्यायालय सोमवार को सुनवाई की है और याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले पर विधानसभा अध्यक्ष से निर्णय लेने को कहा गया है। न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने याचिका खारिज की। याचिकाकर्ताओं ने बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी थी और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश के अमल पर रोक लगाने की मांग की थी। कांग्रेस के साथ जाने वाले विधायकों में संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेड़िया, लखन मीणा, जोगेंद्र अवाना और राजेंद्र गुढ़ा शामिल हैं। इन सभी 6 विधायकों ने वर्ष 2018 का विधानसभा चुनाव बसपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ा और जीता था, लेकिन सितंबर 2019 में ये पाला बदलकर कांग्रेस के साथ चले गए। विधायकों ने 16 सितंबर 2019 को विलय के बाबत एक आवेदन दाखिल किया था और विधानसभा अध्यक्ष ने 18 सितंबर को आदेश जारी किया था। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने इस साल मार्च में विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर कर विलय को चुनौती दी थी, जिसे 24 जुलाई को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद दिलावर ने फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इसी तरह बीएसपी ने भी अलग से याचिका दायर कर विलय को चुनौती दी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2022 के विधानसभा चुनावों को हमें पूरी गंभीरता से लेना होगा, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज यहां कहा कि सन 2022 के विधानसभा चुनावों को हमें पूरी गंभीरता से लेना होगा। भाजपा चुनाव में धांधली की तैयारी में है। झूठे फर्जी आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिशें होने लगी हैं। समाज में नफरत और अफवाह के जरिए भ्रम और भय फैलाने की भाजपा की रणनीति से हमें सावधान रहना है। पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाकर हम भाजपा की साजिशों का मुकाबला कर सकेंगे। श्री यादव आज पार्टी मुख्यालय में प्रमुख नेताओं के साथ संगठनात्मक और राजनीतिक मसलों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय का मुद्दा युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ जुड़ा है। गरीब, पिछड़ों, दलित और अल्पसंख्यकों के प्रति भाजपा का रवैया द्वेषपूर्ण है। इनकी छात्रवृत्ति बंद हो गई और फीस की क्षतिपूर्ति भी नहीं हो रही है। किसान की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। उनको कंपनी व्यवस्था से भी भारी खतरा है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, सामाजिक सद्भाव की जगह समाज में विभाजन की खाई चौड़ी की है, विकास अवरुद्ध है, बुनियादी सुविधाएं बाधित है, सड़क, बिजली नहीं तो नए उद्योग कहां लगेंगे, आरक्षण समाप्त करने की साजिशें हो रही हैं, पंचायतों में आरक्षण खतरे में है। विधानसभा और विधान परिषद के अधिवेशन में भाजपा ने अपनी तानाशाही से लोकतांत्रिक व्यवस्था की गरिमा गिराने का काम किया। श्री यादव ने विधायकों और पार्टी नेताओं से कहा कि गांव-गांव में चौपाल लगाकर समाजवादी सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताया जाना जारी रखें। कार्यकर्ता अपने बीच जिम्मेदारियां बांटकर जनता से संवाद स्थापित करें। बैठक में विधायकों ने कहा कि प्रदेश में जनता का भरोसा श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व पर है। उनके प्रति हम सब निष्ठापूर्वक सन 2022 में समाजवादी सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। पार्टी पूरी मजबूती से भाजपा की साजिशों का मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानमंडल की बैठक में आनन फानन में विधेयक पास कराकर जहां सदन की गरिमा से खिलवाड़ किया है, वहीं यह भी जाहिर कर दिया है कि उसे विपक्ष के लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन में कतई संकोच नहीं है। विधायकों ने यह भी कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था, संपत्ति क्षति की वसूली, मंडी विधेयक आदि पर विपक्ष को सदन में अपनी बात रखने का अधिकार ही नहीं दिया गया। बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स मीट का भी कोई परिणाम नहीं निकला है। नौजवान रोजगार के बगैर मारा घूम रहा है। खाद नहीं मिलने से खरीफ फसल बर्बाद हो जाएगी। बाढ़ और कोरोना संकट से लोग त्रस्त हैं। भाजपा सरकार इस सबसे बेपरवाह है। भाजपा आपदा को अवसर बनाकर संयोग का दुरुपयोग कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लापरवाही से हुई चेतन चौहान की मौत, संजय सिंह ने की सीएम योगी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने यूपी कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के निधन मामले में सीएम योगी पर निशाना साधते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। इस संबंध में आप सांसद ने लखनऊ के पुलिस आयुक्त को एक शिकायती चिट्ठी लिखी है। इसमें यूपी के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के लिए सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए सीएम योगी, स्वास्थ्य मंत्री और पीजीआई के निदेशक के
खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है। आप सांसद ने एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने पुलिस आयुक्त को भेजी गई चिट्ठी में संलग्न की है। इसमें उन्होंने विधान परिषद सुनील सिंह साजन के बयान को आधार बनाकर कहा है कि चेतन चौहान की जान कोरोना की वजह से नहीं गई है, बल्कि सरकारी लापरवाही से उनकी जान ली है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इससे पहले नमूना वाले बयान को लेकर भी सीएम योगी पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने जो प्रश्न उठाए उनका जवाब देने की बजाय मुझे नमूना कहा। संजय सिंह ने कहा कि अगर ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार पर बोलना नमूनापन है तो आप मुझे नमूना कह सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा चुनाव में धांधली की तैयारी में अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में धांधली की तैयारी में है और फर्जी आरोप लगाकर सपा को बदनाम करने की साजिश होने लगी है, जिससे सावधान रहना होगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।